ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ यार, तुम चले जाओगे फिर ये हमारी रोज शाम की शतरंजी बाजी का क्या होगा? हाँ? तुम ऐसा करो कि काम झटपट निपटा के फौरन वापस आ जाओ। चलो चल। अरे भाई चाल चलो। मैं एक और फोन करूं? हाँ करो। ये मल्होत्रा ने मुझे अभी तक फोन क्यों नहीं किया? ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है? यार सेठिया बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? और ये मल्होत्रा कौन है जिसे तुम बार बार फोन कर रहे हो? मल्होत्रा के फोन को क्या होगा है? क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों डर गए? तुम हाँ मैं। तुम क्या कर रहे हो? हेलो, क्या कर रहे हो? मैं यहाँ आ नहीं सकता। अरे मैं तुमसे मिलने चला आया। कौन है? कोई नहीं। हाँ क्या कर रहे थे? ओहो काम कर रहे हो। मुझे लगता है अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया। हेलो, एसीपी प्रद्युमन सीआईडी ऑफिस। हाँ कहाँ? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। हमें फौरन विले पार्ले पहुंचना। चोरी और मर्डर का केस है। नवाब क्रॉस रोड 14 सूचक पड़ा। इनका नाम जगमोहन सेठिया है, उम्र 70 साल। इन्होंने शादी नहीं की थी, अकेले रहते थे। वीरेन, ये गला घोटने का निशान देखो। अजीब सा डिजाइन है। सर, अंदर अलमारियों के ताले टूटे हुए हैं। ये कर्नल जोशी है, मिस्टर सेठिया के दोस्त हैं। इनका कहना है कि मिस्टर सेठिया अपने पैसे अंदर अलमारियों में रखा करते थे। वहां पैसे नहीं है। कर्नल जोशी, आप सेठिया साहब को कैसे जानते हैं? हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अक्सर शाम को हम दोनों बैठकर शतरंज खेलते थे। आज जगमोहन बहुत परेशान था। बाजी खत्म होने से पहले ही चला गया। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया। मुझे चिंता हुई, मैंने सोचा चलकर देखूं कि सब ठीक है। यहाँ आया तो मुझे इसकी लाश पड़ी मिली। कर्नल जोशी, आपने कहा कि सेठिया साहब किसी बात को लेकर परेशान थे। क्या आप जानते हैं वो क्या बात थी? ऑफिस की प्रॉब्लम बता रहा था वो। ऑफिस? क्या इस उम्र में भी सेठिया साहब काम करते थे? वैसे तो वो कई साल पहले रिटायर हो गया था, पर थोड़ी सी तनख्वाह के लिए उसी कंपनी में काम करता था। किस कंपनी में थे? सेलम इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ी कंपनी है। वो अपने क्लाइंट्स के पैसे स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, जिससे कि उनके क्लाइंट्स को फायदा हो। कर्नल साहब, क्या इन्होंने आपको बताया था कि इन्हें ऑफिस की कौन सी परेशानी थी? नहीं, बस शतरंज की बाजी अधूरी छोड़ दी और चले गए। कहने लगे मुझे जरूरी काम है। उससे पहले किसी मल्होत्रा नाम के आदमी को बार बार फोन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें मल्होत्रा के किसी जवाब का इंतजार है। मल्होत्रा सेठिया के ऑफिस का ही हो सकता है। आपका परिचय? मैं उनके साथ काम करता था, बॉम्बे ब्रांच में पोर्टफोलियो मैनेजर। ये मेरे साथ काम करते हैं। ये है मिस्टर श्रीनाथ, ये मिस्टर विक्रम। मुझे यकीन नहीं होता सेठिया जैसे भले और सीधे साधे इंसान को कोई ऐसे मार सकता है। कौन कर सकता है? वही तो पता लगा। दया, सेठा जी का कमरा चेक करो और उनके कागज भी। यस सर, वो उस तरफ।
आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत पुराना। सेठिया इस कंपनी का सबसे पुराना मुलाजिम था। 40 साल से यहाँ था। ये मिस्टर सेठिया एग्जैक्टली करते क्या थे? हमारे कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। हम उनका पैसा शेयर बाजार में लगाते हैं ताकि उनको फायदा हो। जाहिर है इतने लोगों के अकाउंट्स ठीक ठाक करने पड़ते थे। सेठिया वही करते। अच्छा, आपके ऑफिस में कोई मिस्टर मल्होत्रा है जिनकी मिस्टर सेठिया से काफी दोस्ती है? आपका मतलब अखिल मल्होत्रा से है? वो इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है। वो रहा उनका केबिन। ये मैं आपको बताऊं। मिस्टर मल्होत्रा, मैं सीआईडी ऑफिसर वीरेन। मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूं। आप मिस्टर सेठिया को अच्छी तरह जानते थे? हाँ, देखिए, सेठिया साहब को चेस खेलना बहुत पसंद था और मुझे भी। कभी कभी कैंटीन में शतरंज के बारे में भी बातें हो जाती थी। सेठिया साहब बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा, कल रात आप उन्हें मिलने वाले थे या उनसे फोन पे बात करने वाले थे? क्योंकि वो आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। मेरे फोन का? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो उनका फोन नंबर भी नहीं पता। लेकिन कल रात को बहुत परेशान थे, इसीलिए आपको बार बार फोन करने की कोशिश भी कर रहे थे। नहीं तो मुझे उनका कोई फोन नहीं आया। लेकिन ये सब है क्या? देखिए, ये सब पूछताछ हमें। ये क्या है? लेकिन डॉक्टर साहब, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? शायद मरने वाला भी इतनी जोर से चिल्लाया होगा एसीपी साहब। हाँ, पर लेकिन आप ऐसे भी तो दिखा सकते थे। बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों के लिए। ये पट्टा आप ही लेके आए थे ना? जी। इनफैक्ट एसीपी साहब, वीरेन का अंदाजा एकदम सही है। ऐसे ही किसी पट्टे से सेठिया का गला घोंटा गया है। देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। ये गर्दन देखिए, ये निशान दिख रहे हैं आपको? ये ऐसे ही निशान सेठिया की गर्दन पर भी थे ना? यानी ये बहुत सोच समझ के किया गया खून है और ऐसा दिखाया गया जैसे चोरी हुई है और चोरी में खून हो गया है। मगर खूनी कौन हो सकता है? सर, ऐसे पट्टे तो ऑफिस के हर पर्दे पर लगे हुए हैं। हो सकता है कि खूनी ने कोई एक पट्टा निकालकर कत्ल करके वापस वहां लगा दिया हो। सवाल सिर्फ ये नहीं कि खून किसने किया है, बल्कि क्यों किया है। वीरेन, पता लगा कत्ल के रात सेठिया के ऑफिस के सब लोग क्या कर रहे थे, कहां थे और किसके साथ थे, और उनके बयान भी चेक कर। एक और दिलचस्प बात, इधर आइए। ये देखिए, ये निशान देखिए एक और। ये स्याही के निशान है। ठीक वैसी स्याही जैसी टाइपराइटर के रिबन में इस्तेमाल होती है। मुझे लगता है एसीपी साहब, सेठिया ने मरने से पहले जरूर टाइपराइटर यूज किया। ये देखिए कचरे के डब्बे में क्या मिला। ये देखिए, मेरा अंदाजा एकदम सही। इसका मतलब उसने टाइपराइटर का रिबन अपनी मौत से कुछ देर पहले ही बदली किया था। उसकी उंगलियों पर रिबन के स्याही के निशान भी थे। डॉक्टर साळुंखे, आपको क्या लगता है, सेठिया ने मरने से पहले कुछ टाइप किया था? सर, टाइपराइटर के पास कुछ नहीं मिला और मैंने बाकी कमरे भी चेक कर लिए, वहां पे भी कुछ नहीं मिला। लेकिन ये जो कागज हैं, इन सभी पर पहले की तारीख है, कल की नहीं। इसका मतलब कल कुछ टाइप नहीं। उसने कुछ ना कुछ तो जरूर टाइप किया है। ये देखिए, मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये रिबन पर जो इंप्रेशन है, इससे साफ पता चलता है कि टाइपराइटर का इस्तेमाल किया गया है।
सेठिया ने अपने मौत से पहले टाइपराइटर का रिबन चेंज किया और फिर टाइप भी किया। और अगर टाइप किया तो फिर वो पेपर, वो डॉक्यूमेंट्स, वो कहां है? सर, जरा एक मिनट किचन में आइए। ये देखिए सर, इस सिंक में कुछ जलाया गया है। कोई कागज था। आपका मतलब है कि आप इस जले हुए कागज को भी पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तभी जब कागज साबुत हो। ऐसे टुकड़े टुकड़े हो तो पढ़ना बहुत मुश्किल है। कोई जरूर सेठिया के ऑफिस से यहाँ आया। उससे कुछ बहुत जरूरी कागजात चाहिए थे जिनके लिए उसने सेठिया का खून किया और फिर ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो मामूली चोरी करने आया था। पर ऐसा क्या था उन कागजों में? उस सेठिया के टाइपराइटर पर जो रिबन है नया है, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो मैं आपको बता सकता हूं कि उसने क्या टाइप किया होगा। यस, मुझे लगता है हमें उस रिबन को फौरन लैब में ले चलना है। यहाँ एस दिखाई दे रहा है, एस। इसके पहले का जो था वो मेरे असिस्टेंट ने यहाँ लिख दिया है, ये देखिए। आप आगे देखिए क्या लिखा है। एस एस ई ई आई नहीं आई टी ई एच एच आई आई ए। इसका मतलब ये लेटर यहीं खत्म हो गया। देखिए, डियर सर, जब मैं अपने ब्रांच के रजिस्टर चेक कर रहा था तब मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले जिनमें हेराफेरी का शक होता है। हमारे बॉम्बे ब्रांच का कोई मुलाजिम ऑफिसर अपने कुछ क्लाइंट्स के अकाउंट्स में से बड़ी बड़ी रकम निकालकर कुछ दिनों के लिए वो पैसे अपने खुद के किसी काम पर लगाकर फिर कुछ हफ्तों बाद वापस उन्हीं क्लाइंट्स के अकाउंट्स में डाल देता है। मैंने पहले भी एक बार शाम को ऐसी एंट्री देखी थी जिसमें अकाउंट में पैसे कम थे, मगर अगले दिन सुबह सुबह वो पैसे अकाउंट में डाले जा चुके थे, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं कर सका। मगर इस बार मैंने ऐसे कई अकाउंट्स की डिटेल्स कंप्यूटर में से निकाल ली हैं जिनमें से पैसे निकाले गए हैं और जिनमें इस समय पैसे कम हैं। मुझे लगता है ये सभी अकाउंट्स एक ही मैनेजर के हैं। मैं आपको इन अकाउंट्स की सभी डिटेल्स भेज रहा हूं। सादर, आपका सेठिया। तो ये वजह है सेठिया के खून की। सर, अब सब कुछ साफ हो गया। सेठिया के ऑफिस में कोई फ्रॉड कर रहा था जिसके बारे में सेठिया को पता लग गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे उस फ्रॉड करने वाले ने सेठिया का खून कर दिया और साथ में वो खत और अकाउंट्स की कंप्यूटर वाली लिस्ट दोनों को जला दिया। वीरेन जी, इन सब से पूछा सेठिया के कत्ल के रात ये लोग कहां थे? जी हाँ सर, सेरे मिस्टर केशव हैं, ये एक पार्टी में थे और उस पार्टी में करीब 100 लोग और भी थे। अब इतनी सारी भीड़ में से थोड़ी देर के लिए चुपचाप निकलकर सेठिया का खून करके वापस आना बहुत आसान हो सकता था। नहीं, झूठ है, बकवास है। मैं पार्टी छोड़ के कहीं नहीं गया था, मैं तो वही था। मैं घर पर सो रहा था। आपके घर पर कोई और नौकर चाकर या और कोई जो कह सके कि आप सच बोल रहे हैं? सर, ये तो अकेले रहते हैं। अब क्या जाने ये घर पर ही थे या फिर जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो इनके साथ में था। ये मिस्टर श्याम है, हमारे कंपनी के साथ में बिजनेस करते हैं।
मैंने इन्हें घर पे बुलाया था खाने पीने के लिए और कुछ बातें करने के लिए। आप इनसे पूछ सकते। जी हाँ, मैं इनके साथ में ही था रात करीब 8 से 11 बजे तक। वीरेंद्र जी सर। इन सब के पते ले लिए? जी हाँ सर। विक्रांत साहब, आपको तो एक गवाह मिल गया, मगर आप दोनों के बारे में कहने वाला तो कोई है ही नहीं। अब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन शहर से बाहर मत जाइएगा जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होती। वीरेंद्र, तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है, केशव या श्रीनाथ? सर, अब तक तो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि सेठिया को अपने ऑफिस में किसी बहुत बड़े घोटाले की भनक लग गई थी। उसने कंप्यूटर से उस घोटाले की एक कॉपी निकाली जो वो हेड ऑफिस भेजना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसका खून कर दिया। और उसने जो खत लिखा था हेड ऑफिस के लिए, वो और कंप्यूटर से निकाली हुई कॉपी दोनों को खोली में जला दिया। हो सकता है सेठिया ने उस कंप्यूटर प्रिंटआउट की कॉपी बनवाई हो। लेकिन सर, हमने सारा घर छान मारा था और ऑफिस भी, लेकिन वहां तो कोई कॉपी नहीं मिली थी। शायद उसने किसी के पास हिफाजत में रखवाई हो। वीरेंद्र, तुम एक काम करो, हमारा एक आदमी कर्नल जोशी के घर पर भेजो और उनसे पूछो कि सेठिया ने उनके पास कुछ रखवाया है क्या। और एक बात, सेठिया के घर और ऑफिस के बीच जितनी भी जेरोक्स करने की दुकानें हैं, उन सभी दुकानों में हमारे आदमियों को भेजो सेठिया की फोटो के साथ। यस, आइए। माफ कीजिए, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। हम सीआईडी हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये कुछ तस्वीरें हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि ये आदमी कुछ दिन पहले आपके यहाँ फोटोकॉपीज बनवाने आया था। ये यहीं नवाब क्रॉस रोड पर रहता है। साहब, यही तो आदमी है जिसका आज पेपर में फोटो छपा था। जानता हूँ। और जब मैंने इसके मर्डर के बारे में पढ़ा तो मैं बहुत हैरान हुआ। अच्छा, और साहब, लगता है ये आदमी पिछले वीक हमारे दुकान में आया था। ये क्या करवाने आया था? याद कीजिए, कुछ फोटोकॉपीज बनवाने आया था। हाँ साहब, वो क्या होता है, वो कंप्यूटर, वो क्या बोलते हैं, वो कंप्यूटर प्रिंटआउट। हाँ हाँ, वही उसी की कॉपी बनवाने आया था। इसका मतलब है सर, वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी तो बनी है। और साहब, यही नहीं, उसके बाद उसने मेरे से एक लिफाफा मांगा और डाक टिकट भी लिया और उस लिफाफे में एक लेटर डाला और वो डॉक्यूमेंट्स भी डाले। आपको अच्छी तरह याद है कि उसने उस लिफाफे में वो फोटोकॉपी वाला कागज डाला था? हाँ साहब। अच्छा, एक बात बताइए कि उस खत पर किसका नाम और पता लिखा हुआ था? नहीं साहब, ये तो मुझे कुछ पता नहीं। किसी मल्होत्रा नाम के आदमी को बार बार फोन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें मल्होत्रा के किसी जवाब का इंतजार है। शायद सेठिया ने वो फोटोकॉपी मल्होत्रा को भेजी होगी और इसीलिए वो मल्होत्रा के फोन का इंतजार कर रहा था। कम ऑन, सलमान इन्वेस्टमेंट जाते हैं इससे पहले कि वो ऑफिस बंद हो जाए। मिस्टर मल्होत्रा, यस, हम आपसे जरूरी बातचीत करने आए हैं। मिस्टर सेठिया ने आपको कंप्यूटर प्रिंटआउट की एक फोटोकॉपी भेजी थी ना? मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं भेजा, और आखिर वो मुझे क्यों भेजने लगे? उन्होंने आप ही को भेजा था, इसीलिए वो आपके फोन का इंतजार भी कर रहे थे। देखिए, मुझे सेठिया जी को कोई फोन नहीं करना था और ना ही उन्होंने मुझे कुछ भेजा है और ना ही मुझे उनसे कुछ लेना देना था। आखिर आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी दे सकते हैं, या चाहे तो आप मेरी बीवी से बात कर सकते हैं। एक मिनट। हेलो, हाँ रीना, ये इन सीआरडी ऑफिसर से जरा बात करना। नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। मिसेस मल्होत्रा, मैं सीआईडी ऑफिसर वीरेन बोल रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि कुछ दिन पहले मिस्टर सेठिया का भेजा हुआ कोई लेटर आपको मिला है? याद कीजिए। आपको अच्छी तरह याद है? शुक्रिया।
काश मैं सेठिया साहब से बात न करता तो किसी को भी आता। अगर आप वो मल्होत्रा नहीं है तो आखिर वो मल्होत्रा है कौन? सर ये मल्होत्रा तो शरीफ आदमी है, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है सेठिया ने वो कागज किसी और को भेजा हो। चलिए। मगर वो ऐसे आदमी को क्यों भेजेगा जिसे वो रोज ऑफिस में मिलता हो? एक बात तो पक्की है कि सेठिया किसी मल्होत्रा के फोन का इंतजार कर रहा था। अब हो सकता है कि वो ये मल्होत्रा ना होकर कोई और मल्होत्रा हो। कोई और मल्होत्रा? साहब, क्या बात है? साहब, एक मल्होत्रा को मैं भी जानता हूँ। अच्छा, आप सेठिया मर्डर के केस के लिए तहकीकात कर रहे हैं ना? ये दूसरा मल्होत्रा कौन है? प्रीतम मल्होत्रा साहब, बहुत साल पहले इसी ऑफिस में काम करते थे। तब ये सारे लोग यहाँ नहीं थे। अच्छा, जिस मल्होत्रा की तुम बात कर रहे हो, ये सेठिया साहब को जानते थे? वो सेठिया साहब उनके नीचे काम करते थे। अच्छा, अब ये मल्होत्रा कहाँ है? साहब वो तो 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। शुक्रिया। आइए आइए, जल्दी जल्दी ऊपर फिर से। ऑफिस सेक्रेटरी अभी भी ऑफिस में है, चलो उसे पूछते हैं। यस, कम इन। मैडम, मैं फिरीन। जी बोलिए सर। देखिए, हम यहाँ काम करने वाले लोगों की लिस्ट चाहते हैं, लेकिन 1980 से 1985 के बीच की, यानी उन 5 सालों के बीच की। 1980 से 1985 के बीच काम करने वालों की लिस्ट। जी हाँ। हमें एक आदमी का पता और टेलीफोन नंबर चाहिए। नाम है प्रीतम मल्होत्रा। शायद यहाँ पर अकाउंटेंट थे। करीब 10 साल पहले। Got it, sir. प्रीतम मल्होत्रा। नंबर क्या है? 7321243। चेक नंबर। शायद उनका फोन काम नहीं करता। एड्रेस ले। इनका एड्रेस है 34 गुलवंत सदन, MG रोड, नेहरू, न्यू बॉम्बे। जी कहिए। हम CID ऑफिसर्स हैं। मल्होत्रा साहब घर पर हैं, मिस्टर प्रीतम मल्होत्रा। वो तो यहाँ नहीं रहते। मतलब कि उन्होंने 5 साल पहले ही मकान हमें बेच दिया था और वो परिवार के साथ कोयम्बटूर चले गए। 7321243, ये आप ही का नंबर है ना? ये उनका पुराना नंबर होगा और उनके जाते ही ये कट गया था। ओहो, इसीलिए सेठिया को मल्होत्रा का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि मल्होत्रा यहाँ रहते ही नहीं है। देखिए मैडम, इस वक्त हम आपको कुछ समझा नहीं सकते, लेकिन हमें सिर्फ इतना बताइए कि कुछ दिन पहले मिस्टर मल्होत्रा के नाम कोई चिट्ठी आई थी? चिट्ठी तो आई थी, पर मेरे पास मल्होत्रा साहब का एड्रेस नहीं था और इसलिए मैंने भेजने वाले को लौटाना ठीक समझा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब वो चिट्ठी आप हमें दे सकती हैं। पर अब तो वो मेरे पास नहीं है। क्या? कहाँ गई वो चिट्ठी? अभी 10 मिनट पहले एक आदमी आया था और उसी चिट्ठी के बारे में पूछ रहा था और कह रहा था चिट्ठी उसी ने लिखी है, इसलिए मैंने उसे दे दी। कौन था वो? अपना नाम कुछ सेठिया बता रहा था और हाँ, इसीलिए मैंने उसे वो दे दी। देखिए वो दिखने में कैसा था? क्या पहना था उसने? उसने क्रीम कलर की शर्ट और ब्राउन कलर की पैंट पहनी थी और मरून एसटी में आया था, पर वो बहुत जल्दी में था। तो यही था वो आदमी? हाँ हाँ, यही तो था। बॉनेट गरम है, इसका मतलब अभी वापस आया है। चलो दरवाजा तोड़ते हैं। चलो। क्या जला दिया? हाँ, मैंने सारे सबूत मेरे खिलाफ जला दिए।
मल्होत्रा, इतने सालों बाद मेरा खत पाकर मैं बहुत परेशानी में हूँ और समझ नहीं पा रहा था कि किससे कहूँ। मुझे कंपनी के अकाउंट्स में बहुत बड़ी गड़बड़ी का पता चला है और ये हमारी ही ब्रांच के एक सीनियर मैनेजर का काम है, इसलिए मैं यहाँ पर किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता सिवाय आपके। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? क्या मुझे हेड ऑफिस शिकायत कर देनी चाहिए? मुझे 62134747 पर फोन करें। मैं इंतजार करूंगा। आपका पुराना असिस्टेंट जगमोहन सेठिया। सर, इसने कंप्यूटर प्रिंटर बिल्कुल जला दिया है। विक्रम के खिलाफ हमारे पास यही एक सबूत था। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई सबूत नहीं है कि मैंने कंपनी में घोटाला किया। कोई सबूत नहीं है कि मैंने सेठिया का खून किया। बिना सबूत के कोई अदालत मुझे सजा नहीं दे सकते। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कर लो जो कुछ करना। उठा लो इस जले हुए पेपर को और देखो तुम कुछ पढ़ सकते हो? नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, जला हुआ ही सही, लेकिन अगर ये कागज पूरा होता तो शायद मैं आपको बता सकता था कि इस पर क्या लिखा है। ये देखिए यहाँ पे जैसा आपने कहा वैसे ही हमने किया है। कागज जमीन पर वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा जला हुआ। बकवास। इस जले हुए कागज में उसे कुछ नहीं मिल सकता। ये सब नाटक है मुझे डराने के लिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा वीरेन, ये कागज एकदम वाकई साबुत है, लेकिन हमें इस कागज को बहुत एहतियात से रखना पड़ेगा। अगर इस कागज को जरा सा भी हाथ से छू दिया ना तो इस कागज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसे तो हल्की सी हवा से भी बचा करके रखना पड़ेगा, नहीं तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि इस पे क्या लिखा। स्प्रे की बॉटल दो। कौन सा स्प्रे है ये? इसमें 3% पॉलीविनाइल एसीटेट और एसीटोन मिला हुआ है, और ये एक स्प्रे करने की खास बॉटल है। इसमें फोर्स बिल्कुल नहीं लगता। मैं इससे इस पर स्प्रे करूंगा बहुत अच्छे से। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब उठाओ इसे। उठाऊं? हाँ, कमाल, उठाओ इसे। लेकिन टूट जाएगा। नहीं टूटेगा, तुम उठाओ इसे। ये तो कमाल हो गया। ये तो बिल्कुल नहीं टूटा। और टूटेगा भी नहीं, क्योंकि इस केमिकल ने इस पर एक परत का काम किया है। ये अब लैमिनेटेड हो गया है, जैसे कपड़े पर कलफ लगती है ना, उस तरह से। अब हम इसे आसानी से लैब में ले जाकर के चेक कर सकते हैं। कागज ले जा रहा है वो भी जला हुआ कागज। डॉक्टर साहब, यहाँ अगर ये लाइटें ना होती तो अंधेरा ही अंधेरा होता। बड़ा अच्छा डार्क रूम है आपका। ये स्पेशल लाइट्स हैं, इनसे फिल्म खराब नहीं होती। बड़ा चिल्ला रहा था ना वो, क्या नाम उसका? विक्रम। अब जब ये सब कुछ हो जाएगा तब उसे पता चलेगा। ये इसमें नई फोटोग्राफिक फिल्म्स हैं, एकदम अनयूज्ड। हम ये निकाल और अब ये दूसरी फोटोग्राफिक फिल्म इस पर रख के
इसे एकदम टाइट बंद कर देंगे। प्लीज होल्ड इट। अब मैं ड्रम लाता हूं। इस ड्रम में रोशनी बिल्कुल नहीं जाती है। हम इस स्लाइड को, थैंक यू, इस ड्रम में बंद कर देंगे। और फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा 15 दिन। 15 दिन? हाँ, 15 दिन। और 15 दिन के बाद या तो हमारे पास विक्रम के खिलाफ सबूत होगा या फिर विक्रम आजाद हो जाएगा। एसीपी साहब, आपने मेरे क्लाइंट को 2 हफ्तों से हिरासत में रखा हुआ है। अब तो आपको इन्हें छोड़ना ही होगा। पहले आपने कहा कि मैंने फ्रॉड किया, मगर आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं। फिर आपने कहा कि मैंने खून किया। इन्होंने कहा ना आपसे कि कत्ल की रात तो मेरे साथ। हाँ कहा था, मगर हमें यकीन है कि वो बयान झूठा था। हम जानते हैं कि विक्रम लगातार अपनी कंपनी को धोखा दे रहा था और पकड़े जाने के डर से इसी ने मिस्टर सेठिया का खून किया। और अगर आप कह रहे हैं कि खून के वक्त आप इनके साथ थे, तो आप भी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। आपको इन पर दबाव डालने का कोई अधिकार नहीं। प्लीज, आप मिस्टर दत्ता को छोड़ दीजिए। उसकी रिहाई के कागजात मेरे पास मौजूद हैं। हेलो, हाँ वीरेन, फोरेंसिक लैब से क्या डॉक्टर शालूम के ड्रम खोल रहे हैं? ये अब टाइम आ गया है इस ड्रम को खोलने का। इस पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। अभी इसे डेवलप करके देखते हैं ना, आखिर इसमें है क्या। लेकिन कितना वक्त लगेगा? बस अभी आपके सामने डेवलप करते हैं। कहा था कि कुछ नहीं होगा, मगर ये क्या है? कुछ नहीं होगा। देखो, मैंने तुम्हारे लिए झूठ इसलिए बोला था कि तुम बिजनेस में मेरी मदद करोगे, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी किस्म की हेरा फेरी या मर्डर में इन्वॉल्व नहीं हो। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है सिवाय उस जले हुए कागज के। अभी पता चल जाएगा कि आखिर उस कागज में था क्या। माय गॉड, 76 लाख का घोटाला है। सब लिखा है, कौन कौन से अकाउंट से कितने पैसे गायब है, और ये सारे अकाउंट संभालता है विक्रम राणा। मैं मानता हूं साहब कि मैंने झूठ बोला, लेकिन
मामला धोखाधड़ी और कत्ल का है, मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। फिर विक्रम ने मुझसे कहा कि उसने कुछ नहीं किया है, फिर भी पुलिस उसे परेशान करने वाली है। उसने कहा कि अगर मैं ये बयान दूं कि उस रात वो मेरे साथ था, तो वो बिजनेस में मेरी भारी मदद करेगा। अच्छा, उसने झूठ बोला साहब, झूठ बोला। कत्ल की रात ये मेरे साथ था ही नहीं। देखा? तो क्या कहते हो विक्रम? तुम्हारे धोखाधड़ी के सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं। 76 लाख रुपए इधर उधर कर दिए। इसने तो सब कुछ बता दिया। जो कुछ अब तुम पूरी तरह फंस गए हो विक्रम। हमें सच सच बताओ, क्यों? अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। बोल। हाँ, मैंने कंपनी को धोखा दिया। क्लाइंट्स के पैसे लेकर मैं शेयर बाजार में सट्टा खेला करता था, मगर फिर मैं वो पैसे वापस डाल दिया करता था। मगर उस बार बाजार की हालत इतनी बुरी थी कि मैं वो पैसे वापस नहीं डाल पाया, और उसका पता उस बुढ़े सेठिया को लग गया, और उसने कंप्यूटर से सारे अकाउंट्स के डिटेल्स छाप दी। उसको मेरे अकाउंट के बारे में पता चल चुका था। वो मुझसे कतराने लगा। बस मुझे विश्वास हो गया कि अब मैं फंस गया। मैं उसके घर गया और मैंने उसकी जान ले ली। मैंने उसे मार डाला, मगर मुझे यकीन था कि मैं साफ बच के निकल आऊंगा, क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए थे ना। मगर नहीं, मैं फंस गया। मैंने सेठिया का खून किया। हाँ, मैंने इसका खून किया। देखो, ध्यान से सुनो, मुझे यहाँ से वहां तक का घास 1 घंटे में काट कर चाहिए। काटो, चलो, काटो, काटते रहो, पूरा घास काटो, जल्दी जल्दी। हाँ, वहां तक काटो, 1 घंटे में घास काटना चाहिए मुझे। कैसे कह सकती है आपका पति है? ये कंकाल किसी का भी हो सकता है। बंद करते साहब जी, मैं अपने मर्द को नहीं बचाऊंगी क्या? भाई शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। हमारे साथ सीआईडी ऑफिस चलो, वहाँ पे चलकर सब बताना। चलो 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 चलो, तुम चलो उधर चल के चलो। आओ ले आए हड्डियां। लाओ। लेकिन जिस किसी ने ये काम किया है, बहुत चालाकी से किया है। कोई निशान नहीं छोड़ा। हमने कंकाल के आसपास सब कुछ चेक किया, ना कोई पर्स, ना अंगूठी, ना चेन, कुछ नहीं। कौन हो सकता है ये, और किसने इसे दफनाया होगा? कैसे, कब, पता लग सकता है? हो सकता है, सभी कुछ हो सकता है। हम इस कंकाल से सभी कुछ उगलवा सकते हैं वीरेन। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब?
मुर्दे भी कभी बोला करते हैं? मेरी बात पर विश्वास करो, मुर्दे तो नहीं लेकिन ये कंकाल जरूर बोलते हैं, और कंकाल कभी झूठ नहीं बोलते। साहब जी, जिस जगह आपको वो कंकाल मिला है, उसी के पास वाली चाल में मैं और मेरा भरत वेंकट रहते थे। फिर पांडव की आनंद मिल में काम करता था। 3 महीने गए। 12 मार्च को वो काम पे जाने के वास्ते घर से निकला, वापस ही नहीं आया। तो तुमने उसके गुम हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में नहीं लिखवाई? लिखवाई थी साहब जी, थोड़ी सी पूछताछ की और सब खत्म। अब न जाने क्या कर रहे। मतलब? वेंकट शराब बहुत पीता था, कई दिन घर भी नहीं आता था। पुलिस ने उसके दोस्तों से पूछताछ की और मिल के लोगों से पूछताछ की। मुझे नहीं पता किसने क्या कहा। पुलिस वाले आके मुझे बोले कि तेरा मर्द ही ऐसा था, कहीं भाग गया होगा। अच्छा, तो आप अपने पति की फोटो ले आई हैं? दिखाइए। तो ये हैं आपके पति। ये फोटो 2-3 साल पुरानी लगती है। हाँ? क्या उम्र होगी आपके पति की रेवती बहन? सोच कर बताइए। ये कोई 40। अब उनकी लंबाई कितने लंबे थे? इसका मतलब है 5 फीट 7 या 8 इंच। देखो, मुर्दे की लंबाई करीब 5 फुट 7 इंच है और इसके दांत देखो, इस पर तंबाकू के निशान है, तंबाकू के। अच्छा, ये बात बताइए कि आपके पति क्या सिगरेट पीते थे या तंबाकू खाते थे? तंबाकू तो बहुत खाता था, पर आप लोग से ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? कहीं वो कंकाल मेरे मर्द का तो नहीं है? रेवती बहन, बैठो। देखो, अभी हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं। देखिए, हमें ये बताइए कि आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब जी, बहुत शांत किस्म का आदमी था। हाँ, दारू पीने के बाद बहुत चिड़चिड़ा हो जाता था। अच्छा, उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ, मनोहर नाम का एक खड़िया हमारी चाल में रहता है साहब जी। उसका मेरे मर्द के साथ 36 के आंकड़े जैसा रिश्ता गायब होने के 3 दिन पहले उसका मेरे मर्द के साथ बहुत झगड़ा हुआ साहब जी, बहुत झगड़ा हुआ। इतना कि उसने मेरे मर्द को मार डालने की धमकी भी दी साहब जी। अरे सर, मनोहर कड़िया कहाँ रहता है? मनोहर कड़िया सर, वो आखिरी वाले पुलिंग में। ठीक है। मनोहर आप ही का नाम है? जी हाँ। CID, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अंदर चलो। क्या बात करनी? चलो अंदर। क्या बात करने के साहब? ये आप ही का कमरा है? हाँ साहब, पानी। क्या चाहिए साहब आपको? ऐसा बोलो तो कुछ। मेरे को बोलो साहब, मैं देता है ना। क्या क्या मांगते हैं? ये साहब कागज है, इसमें साहब कागज देख लो। खाली कपड़ा है साहब मेरा, खाली कपड़ा है। चुप। बोलेगा तो ये साहब मेरा काम का उजाड़ है साहब, देख लो ना साहब। मैं सच बोलते साहब, ये सब काम का कपड़ा है साहब। मेरे को बोलो ना साहब, क्या मांगता है आपको? इसमें सब कपड़ा है मेरा साहब, मेरे को बोलो ना क्या मांगता है साहब। अरे सब इधर उधर सामान हो गया साहब। जैसे डॉक्टर साळुंखे ने बताया था, वेंकट 12 मार्च से लापता है।
उस दिन तुम क्या कर रहे थे? 12 मार्च 12। अब साहब इतने महीने हो गए साहब, उस बात को अब मैं कैसे याद करूं साहब? याद तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बोलो, याद करो। मार्च वो याद काय को नहीं आ रहा। 12 मार्च किधर था मैं? पटेल नहीं साहब, नहीं किधर था मैं? हाँ साहब, सायन गुप्ता जी, सर गुप्ता जी के यहाँ काम चल रहा था सर उस दिन। मैं अक्का दिन उधर ही था साहब, उधर ही था। और रात को? रात को गोकुल कंट्री वार में ही होगा। हाँ साहब, रात को गोकुल कंट्री वार में ही था साहब मैं। आप पूछ लो साहब। अच्छा दया, इसका स्टेटमेंट लो और सब कुछ चेक कर लो। ले जाओ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि आदमी सच बोल रहा है। काश हमें उस कंकाल से कुछ और जानकारी मिल सकती। मिल भी सकती है। अच्छा? हाँ, अगर उस वेंकट की कोई मेडिकल रिपोर्ट होती तो उससे हमें बहुत जानकारी मिल सकती। डॉक्टरी रिपोर्ट? ऐसा तो कुछ भी नहीं है साहब जी हमारे पास। देखिए, सोचिए, कुछ भी ऐसा हुआ हो जैसे दांत में दर्द हुआ हो और फिर दांत के डॉक्टर के पास गए हो। कुछ तो बीमारी हुई होगी, एक्सरे लिया होगा। एक्सरे, छाती का फोटो निकालते हैं वो। हाँ, कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताइए, आप किस डॉक्टर के पास जाते थे? आपका पति किस डॉक्टर के पास जाता था जिससे वो हमेशा दवाई लेता था? साहब जी, कभी कभी सर्दी जुकाम या हल्का सा बुखार होता था तो हम लोग चिंचोली वाले डॉक्टर शाह के पास जाते थे। हमेशा उन्हीं के पास जाते थे? हाँ, नहीं, करीब 2 साल पहले हम लोग वो दादावाला म्युनिसिपल अस्पताल है ना, वहाँ गए थे। वहां के हड्डियों के डॉक्टर के रिकॉर्ड्स में से वेंकट का ये एक्सरे मिल गया। राइट, बाएं पैर का टीबिया 2 जगह से टूटा हुआ है, तो फिर यहाँ भी तो कोई निशान होना चाहिए। यहाँ तो कोई निशान नहीं है। नहीं है? तुम खुद देखो। अब हम यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ये कंकाल किसी का भी हो, तुम्हारे पति का नहीं है, क्योंकि इस आदमी की कभी कोई हड्डी टूटी नहीं। तो फिर ये कौन हो सकता है जिसकी हाइट 5 फीट 7 इंच है, 40 से 45 की उम्र है, वो जो सिगरेट बहुत पीता था, कौन हो सकता है? डॉक्टर साहब कुछ और तो बताइए, जैसे कि कितना समय हुआ होगा इसको जमीन में गड़े हुए। देखो वीरेन, मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि ये कंकाल ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल और कम से कम 3-4 महीने, क्योंकि एक लाश को जमीन में गड़ने के बाद एक कंकाल बनने में 3-4 महीने तो लगते ही हैं। इसका मतलब है हमें पिछले 4-5 महीनों से लेकर 5 साल तक लापता हुए ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी जिनकी उम्र 40 से 45 के बीच की हो और जिनकी हाइट 5 फीट 7 इंच की करीब। देखिए सर, शहर में थे अब तक सब मिला के 250 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट है। उनमें से 4 आदमी ऐसे हैं जिनकी उम्र कुछ 40-42 के आसपास है और उनकी ऊंचाई कुछ 5 फुट 7-8 इंच। अच्छा, ये देखिए सर, अनंत देव अगस्त 1996 से लापता है। यह है केवल पाठक, सितंबर 1996 से लापता है। आशीष कपूर फरवरी 1997 से लापता है और ये है रामदास, जून 1997 से लापता है। आपने कंप्लेंट लिखवाई है कि आपका नौकर केवल पाठक, जो आपकी दुकान पर काम करता था, वो सितंबर 96 से गायब है। जी, वो डिपार्टमेंटल स्टोर मेरा ही है। ये अर्जुन और केवल दोनों मेरे स्टोर में काम करते हैं। अच्छा, जिस दिन केवल लापता हुआ उस दिन आप जरा बताएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? मेरा स्टोर ये दोनों ही चलाते थे, मैं तो वहां पे रहता नहीं। दिन भर की कमाई ये लोग रोज मुझे रात को लाकर देते थे। उस रात भी स्टोर बंद करके ये लोग मुझे पैसे देने के लिए निकले थे।
रामदास। मिस्टर चौगुले, आपने रिपोर्ट लिखवाई है कि रामदास आपका ड्राइवर जून 97 से लापता है। जी हाँ, वो मेरी कार ठीक करवाने गैरेज ले गया था, लेकिन ताज्जुब है कि वो वहां पहुंचा ही नहीं। आपकी गाड़ी मिल गई? जी हाँ, पुलिस को वो गाड़ी पनवेल में मिली, लेकिन रामदास नहीं मिली। सर, प्रकाश कपूर। आप आशीष कपूर के भाई हैं? जी हाँ, आशीष कपूर मेरा भाई है, पर वो लापता नहीं। पर इस पर तो लिखा है कि वो फरवरी 97 से लापता है, और ये तो कहीं नहीं लिखा कि वो मिल चुका है। कंप्लेनेंट मिसेस पारिक है। जी, मिसेस पारिक मेरी पड़ोसन है। वो आशीष को अपने बच्चे की तरह से मानती है। आशीष चेन्नई नौकरी करने के लिए चला गया और उनको दिखाई नहीं पड़ा, तो उन्होंने घबरा कर आपके पास कंप्लेंट लिखवा दी। कंप्लेंट लिखवाने से पहले मेरे से एक बार पूछ लेती तो ये सब ना होता। सर, आशीष एकदम ठीक है, वो इस समय चेन्नई में है। आप ये केस की छानबीन बंद कर दीजिए। मिस्टर देव, मेरे पति हैं, आनंद। आपने कंप्लेंट लिखवाई है कि ये अगस्त 96 से लापता है। लापता नहीं हुए, मुझे छोड़कर भाग गए। छोड़कर भाग गए? हमारी लव मैरिज हुई थी। मैं एक बहुत ही अमीर घर की लड़की हूँ। हमारे घर में सब कुछ था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वाले हमारी कोई मदद करें। मैं चाहती थी कि वो खुद कुछ काम करें। और वो काम नहीं करना चाहते थे। बात बात पर मुझसे झगड़ते रहते थे। मुझसे शादी क्यों की, ये बात पे पछताते रहते थे। बार बार मुझसे यही कहते कि मुझे छोड़कर चले जाएंगे, और एक दिन मुझे छोड़कर चले गए। वैसे तो वो 1-2 दिनों में वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार जब वो 5 दिनों तक नहीं आए तो मैंने रिपोर्ट कर दी। ड्राइवर रामदास का कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, और बाकी लोगों का रिकॉर्ड मैं चेक कर चुका हूं, उसमें कुछ मिला नहीं। अगर इनमें से किसी को कोई ऐसी बीमारी होती जिसका सीधा असर हड्डियों पर होता है, या फिर किसी की कोई हड्डी टूटी हुई होती, तो शायद हमें कुछ पता चल सकता था। एक पॉसिबिलिटी है। वीरेन, तुम इन लोगों के कपड़े, जूते, चप्पल, जो कुछ भी ये लोग पहनते हैं, उन्हें लेकर के सीधे लैब में चलो। मुझे लगता है हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ओ हाँ, ये रामदास के कपड़े हैं? हाँ। उसके मालिक चौगुले के पास से कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली। बस जो भी मिला आपके सामने है। देखिए, इससे कुछ काम चल सकता है आपका। बस कुछ 3-4 कपड़े हैं और वो जूते हैं? हाँ। रामदास का ही जूता है? हाँ। फिर तो ये कंकाल किसी का भी हो, रामदास का नहीं हो सकता, क्योंकि इस जूते का साइज है 7 या 8, और इस पैर का साइज है 10। अच्छा, तो एक बात तय है कि ये कंकाल रामदास का नहीं है। इसका मतलब है रामदास हुआ अलग, और अब ये बचे 3: अनंत देव, आशीष कपूर और केवल पाठक। ये कंकाल तीनों में से एक का ही है। तो केवल कहाँ था? केवल फाटक मेरे साथ ही था, लेकिन सिर्फ दुकान तक। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, वो कैश लेके मिस्टर शाह के घर चला गया और मैं अपने घर चला गया। मगर हर रात तो तुम लोग पैसे पहुंचाने जाते हो ना मिस्टर शाह के घर? हाँ। तो फिर उस दिन क्या हुआ? उस दिन उसने कहा कि वो खुद जा सकता है। अच्छा, और तुम मान गए? हाँ। इतनी बड़ी रकम 1 लाख रुपए लेकर तुमने उसे अकेले जाने दिया? तो आपको 10 बचे? तो इसमें बुरा क्या है? बुरा क्या है? बुरा नहीं? नहीं। उसके बाद तुम कहाँ गए? मैं सीधा घर चला गया। घर? कौन कौन रहता तुम्हारे घर? मैं अकेले रहता। अकेले रहते हो? यानी उस रात अगर तुम देर से भी पहुंचे हो तो कोई बता नहीं सकता कि तुम कितने बजे पहुंचे? मैंने आपको कहा ना, मैं अकेला रहता हूँ। मैं सीधा घर गया उसके बाद। सीधे घर गए?
ये है मिस्टर शाह का स्टोर और ये है यहाँ पर उनका घर, राइट? और ये जो रास्ता है यहाँ से ये यहाँ पर क्या है आप बता सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या है। ये वही जगह है जहां से हमें लाश मिली और लाश के मैं बताता हूं क्या हुआ होगा। तुम उस रात सीधे घर गए ही नहीं, तुम दोनों मिस्टर शाह के घर पैसे पहुंचाने गए और रास्ते में ये वीरान जगह देखकर तुमने केवल का खून कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? मैं सीधा घर गया था। नहीं, तुम सीधे घर नहीं गए थे। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, पूछताछ हो रही है। मेरी भी पूछताछ करेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब बैठिए। क्या लेंगे, चाय कॉफी कुछ? जी कुछ पानी तो? जी कुछ नहीं, पूछिए आपने क्या पूछना है। देखिए, आपने आशीष कपूर के बारे में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, मगर उसका भाई का कहना है कि वो मद्रास में है। मद्रास में है? जी हाँ। अरे साहब, वो तो कहीं जमीन के नीचे सोया होगा और आप कह रहे हैं कि वो मद्रास में है? जरूर उसके भाई ने उसका खून कर दिया होगा। देखो, मेरे पति अपना ज्यादातर वक्त बार में ही बिताया करते थे। वैसे खास बार नाम तो मुझे नहीं पता। उसकी सारी आवाज़। मिसेस देव, आपने हमें ये भी बताया है कि आपके पति के किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है। उनका नाम बता सकते हैं? क्या मैं 24 घंटे अपने पति की जासूसी करती रहती हूँ? हाँ, मुझे क्या पता उस औरत का नाम क्या है? ये मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? सर, मिसेस देव जब भी पुलिस स्टेशन में आती है रोने लगती है और उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उन्हें अपने पति का कोई दुख भी है। और उस दुकानदार अर्जुन पर भी मुझे शक हो रहा है। लगता है मिसेस पारेख कुछ ज्यादा घबरा रही है। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि प्रकाश कपूर ने अपने भाई को जायदाद के लिए मार डाला। हमें मिसेस देव और अर्जुन पर नजर रखनी पड़ेगी। और हाँ दया, प्रकाश कपूर के घर की तलाशी लेने के लिए सर्च वारंट बनवाओ। देखिए पेपर से आप उसको जरा संभाल के। मिस्टर कपूर, आपका भाई 1.5 साल से चेन्नई में काम कर रहा है। उसका पता टेलीफोन नंबर तो होगा आपके पास, जरा दीजिए। जी ऑफिसर, आपको ये अजीब लगेगा सुनकर, पर हम दोनों भाई एक दूसरे को खत वत नहीं लिखते हैं। देखिए, वो ही मुझको फोन करता है हमेशा से। मैं उसका फोन नंबर भी नहीं है मेरे पास में। उसका फोन नंबर भी नहीं? तो जिस कंपनी में वो काम करता है उसका तो पता होगा, वो दीजिए। किसी प्लास्टिक कंपनी में सेल्स ऑफिसर है वो, और उसका नाम मुझे याद नहीं है। वैसे भी वो 2-4 नौकरी बदल चुका है। लगता है आप दोनों भाइयों में ज्यादा लगाव नहीं है। जी आप ठीक है, हम दोनों में ज्यादातर अनबन ही रही है। फिर भी आप उसके मकान में रह रहे हैं? उसका मकान? ये क्या कहें ऑफिसर, ये मकान मेरा भी है और आप हमारी उस पागल पड़ोसन मिसेस पारेख की बातों में बात रहे हैं। दिमाग खराब हो गया उसका। मैं आपसे कह चुका हूं, आप बेकार अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और मेरा भी। ये सब फिजूल है। मेरा भाई बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है। सर, कुछ भी नहीं मिला, न कोई चिट्ठी न पता। मैंने पहले ही कहा था आपसे। 2 साल से आपका भाई चेन्नई में है और आज तक उसने आपको एक लेटर नहीं लिखा? लेकिन उसने मुझे 1-2 लेटर लिखे होंगे, मैंने शायद फेंक दी हो। लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए कुछ देखता हूं। ढूंढिए। शायद कहीं खराब हुआ। ये मिल गया। ये देखिए ऑफिसर, ये खत आशीष ने 21/11/97 यानी नवंबर में लिखा। अगर वो उसी साल फरवरी में लापता हुआ था तो उसने ये खत कैसे लिखा? मिस्टर कपूर, कहीं ये खत 21/1/97 को तो नहीं लिखा गया? और आपने एक डंडी मिलाकर 1/97 का 11/97 किया? सब ठीक है?
तुमसे कुछ बात करना है। लेकिन समझा नहीं सुनो, क्या तुमने इस आदमी को पहले कभी यहाँ पर देखा है? भाई ये चिट्ठी तो नवंबर में ही लिखी गई है। इन्होंने 1 का 11 नहीं बनाया है। मतलब ये चिट्ठी 21 नवंबर को ही लिखी हुई है। अच्छा, यानी मिसेस पारेख ने आशीष कपूर के खिलाफ जो रिपोर्ट लिखवाई वो गलत है। आशीष कपूर जिंदा है, उसका भाई सच बोल रहा है। अब बचे हैं सिर्फ 2 लोग, मिसेस देव और अर्जुन। सर, मैंने अर्जुन पर नजर रखी। वो सवाना क्लब नाम के जुए खाने में तकरीबन रोजाना जाता है। जुए की लत है उसे, और वहाँ दाव भी काफी बड़े बड़े लगते हैं। और मिसेस देव के बारे में हमारा अंदाजा सही था। अपने पति के लापता होने का गम जरूर है उन्हें, मगर उनका किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर है। बंगले के वॉचमैन ने बताया कि ये काफी दिनों से चल रहा है। इसका मतलब है कि मिसेस देव और अर्जुन दोनों में से एक खूनी है, और अब दोनों को हमें पूछताछ के लिए बुलाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बिरेन, हम एक काम कर सकते हैं। हम इस आदमी की खोपड़ी के फोटो और लापता हुए लोगों के फोटो सुपर इम्पोज करके देख सकते हैं। लेकिन इसका एक ही एक्सपर्ट है, डॉक्टर फतनानी। बीरेन, डॉक्टर सालुंखे, हमें ये देखना है कि इन दोनों में से ये मुर्दा किसका है। ये केवल पाठक है, राइट? दिस इज ऑब्वियसली अनंत देव। अब मैं केवल पाठक की फोटो इस प्रोजेक्टर में डालता हूं। देखो, मैं जो ये सुपरइम्पोजिशन टेक्निक ट्राई करने जा रहा हूं वो कोई 100% परफेक्ट नहीं है। मतलब 100% परफेक्ट नहीं है। आप इसे सेमीफाइनल समझिए। डॉक्टर सालुंखे, सर, जरा वो खोपड़ी वाली स्लाइड देना। इसे मैं इस प्रोजेक्टर में डालता हूं। अब देखिए क्या होता है। ये तो एकदम मैच हो रहा है। अब दूसरी वाली फोटो डाल के देखते हैं इस खोपड़ी के ऊपर मैच होती है या नहीं। गॉड, ये भी बिल्कुल मैच करती है। अब कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब? मैंने कहा था ना ये सेमीफाइनल है, मगर घबराओ नहीं। एक और रास्ता है हमारे पास जो कि बिल्कुल नई टेक्निक है। इस खोपड़ी पर साइंटिफिक तरीके से हम एक चेहरा तैयार करेंगे और फिर देखेंगे कि ये केवल का है या अनंत का। अब आप देखिए कि फोरेंसिक साइंस और कला मिलकर के कैसे सीआईडी की मदद करते हैं। कैसे करेंगे आप? मरने वाले का चेहरा कैसा था वो बताने के लिए हमारी मदद करेंगे ये मूर्तिकार। मूर्तिकार? हाँ, वो इस खोपड़ी के ऊपर वो चेहरा तैयार करेंगे, मगर हम इन्हें किसी भी लापता आदमी की तस्वीर नहीं बताएंगे। फोरेंसिक साइंस के अनुसार इस खोपड़ी पर 15 पॉइंट्स दिखाए गए हैं। हर एक पॉइंट ये बताता है कि वहां चमड़ी कितनी मोटी होती है। यहाँ पर चमड़ी 2 मिलीमीटर मोटी होती है, यहाँ 4 मिलीमीटर और यहाँ 10 मिलीमीटर। इसी प्रकार
हर एक पॉइंट अपनी अपनी जगह की मोटाई बताता है और फिर इन सबको मिला करके चेहरे का हुलिया तैयार होता है। आइए अब यहाँ देखते हैं, आप शुरू कीजिए। मिसेस देव, आपको सीआईडी ब्यूरो आना पड़ेगा। आखिर बात क्या है? वहां पर आके पता चलेगा। आप इनको भी साथ लेके आइए। बताइए तो सही। बताती हूँ। वैसे मैं इनके बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि आप अपने खोए हुए पति से जरूर मिलना चाहेंगे मिसेस देव, am I right? एंड मिस्टर अर्जुन, आप अपने साथी केवल से मिलना चाहेंगे। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। देखा कमाल फॉरेंसिक साइंस का। हमारी वजह से काफी इंतजार करना पड़ा, इसके लिए माफी चाहते हैं। मिसेस देव, आप यही सोच रही होंगी ना कि कहीं हमें आपके पति मिल तो नहीं गए। मिस्टर अर्जुन, आप अपने साथी केवल के बारे में ही सोच रहे हैं ना? आप लोगों को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमें हमारा आदमी मिल गया है। उसकी सिर्फ हड्डियां बची थी, सिर्फ हड्डियां, सिर्फ एक कंकाल। और मजे की बात यह है कि अचानक वो कंकाल बोल पड़ा। बोल पड़ा? उसने हमें बता दिया कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका खून कर दिया था, किसी ऐसे बड़े चाकू से। मिसेस देव, देखिए देखिए देखिए। और उस कंकाल ने यह भी बताया कि उस पर चाकू से वार कैसे किए गए थे। डॉक्टर साहब, कातिल पीछे से यूं आया और उसने वार किए, 1, 2, दूसरा वार और 3, तीसरा वार। और अपने शिकार पर वार करने के बाद उस कातिल ने उस लाश के सब कपड़े निकाल दिए, उसका वॉलेट, अंगूठी, चेन, घड़ी सब निकाल दिए और उसके बाद में उस लाश को दफना दिया ताकि वो मिल न पाए, और अगर वो लाश मिल भी गई तो कोई उसे पहचान न पाए। कातिल को इतना यकीन था कि उसे कुछ नहीं होगा। खून करने के बाद खुद पुलिस में जाकर उसने अपने शिकार के लापता होने की शिकायत लिखाई। लेकिन जिसका खून हुआ वो नाराज है, बहुत नाराज है, क्योंकि उसके बहुत ही करीबी इंसान ने उसे धोखा दिया, उसे धोखा देकर मार दिया। और अब वो इस कमरे में आ गया है, ये बताने के लिए कि खून किसने किया है, ये बताने के लिए कि खूनी कौन है। और जो देखना चाहते हैं वो मरा हुआ इंसान यही है। ये केवल पाठक है और इसका चेहरा हमने कंकाल की उस खोपड़ी से बनाया है जो हमें उस वीराने में मिली थी।
केवल पाठक का खून करके तुम्ही ने उसे दफन किया अर्जुन। उन 1 लाख रुपयों के लिए जो तुम दोनों मिस्टर शाह के घर पहुंचा रहे, केवल को मारकर तुमने पैसे हत्या लिए और उनसे वो कर्जे चुकाए जो जुए की लत की वजह से तुम पर चले गए। अपना गुनाह कबूल कर लो अर्जुन, मान लो हमने छानबीन कर ली है, उस जुए खाने के मालिक से भी बात कर ली है। बोलो। हाँ मैं मानता हूं, मैंने उन पैसों के लिए केवल का खून किया था, लेकिन इसको हटा दीजिए साहब, इस मूर्ति को मेरे सामने से हटा दीजिए साहब, प्लीज हटा दीजिए प्लीज। कौन कहता है कि मुर्दे नहीं बोलते? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।